नमस्कार दोस्तों, एक और अंक आपके लिए जीएस का। जीएस पेपर के तहत ये 25 प्रश्नों का जो सिलसिला चल रहा है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या फिर बिहार दरोगा की हो। अगर आप प्राथमिक टीचर या फिर बीपीएससी टीचर की बहाली का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ढेर सारे जीएस बिहार पुलिस के 44 सेटों का आप देख सकते हैं, उसमें से ढेर सारे प्रश्न लड़े हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, स्किप ना करें वीडियो को। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, उसके साथ जो फैक्ट्स को दिया जाता है उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है आसियान किसके लिए है। आसियान एक वर्ड है, ये बोला गया है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये नहीं होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन भी नहीं होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा, स्थापना कब किया गया था। स्थापना ये 1967 ईस्वी में किया गया था। 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी आसियान की। और कहाँ की गई थी, तो यह किया गया था बैंकॉक में। बैंकॉक बोला जाता है। कहाँ की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है, इसे आप जरूर याद रखें। ये बैंकॉक, इसकी स्थापना 1967, पहले 5 देश मिल के इसकी स्थापना की थी। संस्थापक देश अगर कह लें, संस्थापक देशों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लें तो कितना था, 5 देश मिलकर आसियान की स्थापना किए थे, जिसमें से बैंकॉक थाईलैंड जो है ये प्रमुख है। और अभी जो वर्तमान में इसकी संख्या की बात कर लें, वर्तमान में इसकी संख्या, ये भी आप ध्यान लें, वर्तमान में संख्या जो है इसका कितना हो गया है, 10 है। ठीक है, आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है, लेकिन जिस समय यह स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, उस समय मात्र 5 संस्थापक देश थे। उसके बाद धीरे धीरे वर्तमान संख्या अभी 10 है। चलिए आगे नंबर दूसरा देखेंगे, मैक्स प्लांक की विज्ञान में क्या सिद्धांत है। देखिए ध्यान देना है, मैक्स प्लांक क्या दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम थ्योरी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स प्लांक अगर इस तरह से पूछे और ऑप्शंस में ये क्वांटम थ्योरी दिया हो रहा है तो उन्हीं से संबंधित है। एक एक चेक करके इनको भी देख लेंगे। तत्वों का वर्गीकरण अगर हम जाने तो तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने सबसे पहले किया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले किया था, ये किया था 1869 ईस्वी में। ठीक है, मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। रेडियोधर्मिता की खोज की अगर हम बात कर लें तो ये हेनरी बेक्वेरल हैं, जो कि 1896 ईस्वी में इसकी खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियो एक्टिविटी कर सकते हैं, इसकी खोज किया था हेनरी बेक्वेरल ने 1896 ईस्वी में। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। न्यूटन के द्वारा, ठीक है, कब की गई थी, न्यूटन के द्वारा की गई थी। ये 1687 ईस्वी में न्यूटन का एक बुक आता है प्रिंसिपिया नाम का, उसी में यह वर्णित किया गया था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज। तो इस तरह से चारों चीज़ों को आप देखें। मैक्स प्लांक की जो विज्ञान में देन है वो क्वांटम थ्योरी दिया गया है उनके द्वारा। तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ 1869 ईस्वी में किया है, सबसे पहले की बात हम बोल रहे हैं। रेडियोधर्मिता की बात हेनरी बेक्वेरल 1896 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज न्यूटन के द्वारा की गई है 1687 ईस्वी में। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, ये पूछ रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, देखिए दोस्त, जीएस बहुत विस्तार होता है, उसमें जियो के प्रश्न होते हैं, हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, साइंस के तीनों सेगमेंट जो होते हैं उसके प्रश्न होते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, स्टैटिक जीके, सारी चीज़ें इसमें समाहित होती है, इसलिए सभी टॉपिक से इससे प्रश्न उठाए जाते हैं, उसका यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। आप लोग यहाँ अगर आते हैं क्लास किए या क्लास करने के लिए आते हैं तो ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बिहार एसएससी की ही तैयारी करने के लिए आते हैं। बिहार एसएससी के लिए शुरू की गई है, लेकिन जीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो सभी के लिए है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये विलियम जोन्स है। ठीक है, विलियम जोन्स की सहायता से ही ये 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता, वहाँ अभी कोलकाता है लेकिन उस समय कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में की गई थी। इसको भी आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। आगे देखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति, वो भी उत्तरी अक्षांश के बीच पूछा जा रहा है। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों को, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर दोनों को याद रखना है। उत्तरी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। ये उत्तरी अक्षांश की चर्चा हमने किया। उसके बाद आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इसको हम लिख देते हैं पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, तो इसको याद रखना है। देशांतर अगर पूछे तो पूर्वी देशांतर, और ये जरूर याद रखें। ठीक है, स्थिति को। आगे देखेंगे मरमागांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है ये पूछा जा रहा है। मछलियां, वस्त्र, खाद्य सामग्री या फिर अयस्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है मरमागांव बंदरगाह से। मरमागांव बंदरगाह कहाँ है, इसे आप जरूर याद रखें, ये गोवा में स्थित है। मरमागांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में स्थित है। लौह अयस्क खाद्य सामग्रियां भी निर्यात की जाती है और आयात की जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की अगर बात कर लें तो प्रमुख रूप से लौह अयस्क का वहां पे ज्यादा निर्यात किया जाता है। पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से। पीत क्रांति, जिसको हम लोग पीला क्रांति भी कहते हैं, इसको हम लोग पीला क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब इस चीज को पकड़ लेंगे आप। ठीक है, पीला क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये 1986-87 ईस्वी में ये पीत क्रांति या फिर कह सकते हैं पीला क्रांति लाया गया था, और अच्छा खासा इसमें फायदा देखा गया था। उन्नति भी अच्छी हुई थी, फसलें अच्छा हुआ था। तो पीत क्रांति, पीली क्रांति जो है 1986-87 तिलहन से संबंधित है। हर चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। सुमेलित नहीं है, देखिए क्वेश्चंस सभी लोग अगर समझ लेते हैं कि ये तो आसान है, ये क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मार लेंगे, 10 क्वेश्चन मिल गया, 10 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, या फिर पीडीएफ दे दीजिए ना, पीडीएफ से रट लेंगे, या फिर स्किप कर करके उसको क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते चल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लास करने हैं। क्लास करने का मतलब है सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, यहाँ पे सारे तथ्यों को समझा दिया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि रट्टा तो आप मारे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे देख लेंगे, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 ईस्वी में। इसे ये सन को आप जरूर याद रखें, इसी से आप पकड़ पाएंगे कि किसके साथ क्या संबंधित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में उस समय गवर्नर था। ठीक है, भारत का गवर्नर था। अस्थाई बंदोबस्त इसी के द्वारा लाया गया है। अगला देखेंगे लॉर्ड बेलेजली, ये सहायक संधि प्रणाली था जो कि 1758 ईस्वी में लाया गया था। इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। लॉर्ड बेलेजली जो सहायक संधि प्रणाली लाया था, इससे सबसे पहले सर्वप्रथम कह सकते हैं, सर्वप्रथम किसने ये सहायक संधि को अपनाया था, तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा ये सबसे पहले, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सबसे पहले इसे अपनाया गया था। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखें क्योंकि ये पूछ दिया जाता है प्रश्न में। लॉर्ड बेलेजली का जो सहायक संधि प्रणाली है उसे अपनाने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो सर्वप्रथम हैदराबाद का निजाम ने इसे अपनाया था। अब आगे देखेंगे, सी कहता है सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये यही देखिए गलत है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यही पकड़ में आ गया। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये गलत है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध का जो समय है वो 1814 से 16 ईस्वी है। ठीक है, 1814 से 1816 के मध्य हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये गलतियाँ यहाँ पे है। सर जॉन सोर के समय में ये आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये हुआ था।
अब यहाँ पे चौथा देख लेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये देखिए सही है, तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था इसका जो समय है 1816 से लेके 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था, और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से आप सब चीज़ों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तभी आप बना सकते हैं। सिर्फ अगर रट्टा मार लेंगे तो बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएगी, और इससे आपका क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान इस दृष्टि से ये होगा क्योंकि इन सारे तथ्यों को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखेंगे। 8वां नंबर सवाल, 8वां कहता है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ये तो सब जानता है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था अगर ये पूछ दे तो क्या बताइएगा, 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि की सर्वाधिक रही। 10 की वृद्धि दर इसको कह सकता है, 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें रही है, 51, 61, 61, 71, 71, 91 या फिर 91, 2001। तो सर्वाधिक की बात हो रही है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 1961 और 71 के 10 की वृद्धि दर के दौरान भारत का जो वृद्धि रहा वो 24 पॉइंट कुछ था, लमसम 8% ये रहा। तो सर्वाधिक रहा 1971 में। ठीक है, जब जनगणना शुरू हुआ था 61-71 के बीच में, तो उसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज किया गया था। चलिए 10वां कहता है पृथ्वी पर ऋतुएं होने का क्या कारण है, ये बताना है। ऋतु होने का क्या कारण है, पृथ्वी का आकार नहीं, आकार से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इससे क्या होता है, दिन रात होता है। अपने अक्ष पर जो घूमता है इसके कारण क्या होता है, ये दिन रात होता है, इसको घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसको घूर्णन गति कहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, दिन रात। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइज हो सकते हैं। ऋतु होने का ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करता है, परिक्रमण काल इसको बोला जाता है, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु चेंज होते हैं, जलवायु का, मौसम का चेंज होना होता है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है भारत का लिंगानुपात क्या था। देखिए जनगणना जरूर पढ़ें, सेंसस 2011 जरूर पढ़ें, जनगणना 2011 जरूर पढ़ें, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न इससे एराइज होते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य चीज़ों को आपको पढ़ लेने हैं। बिहार की परीक्षा है तो बिहार की भी जनगणना देख लेना है, भारत की जनगणना देख लेना है, तुलनात्मक अध्ययन भी देख लेना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले जान लें कि भारत का लिंगानुपात जो था वो 943 था, 2011 की बात है, उसी के अनुसार 943 है। अब अगर बिहार के तथ्य में देख लें, भारत का ये बिहार का लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात की अगर हम लोग बात कर लें, बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। इसे आप जरूर याद रखें, कभी कभी बिहार का लिंगानुपात पूछ दिया जाता है, भारत का पूछे तो 943। अगर यहाँ पे छोड़ दीजिए, देखिए अब हम लोग चलेंगे कौन चीज, ये तो हो गया, ये लिंगानुपात की बात हो गई। और सबसे कम भारत में कहाँ, सबसे कम कहाँ है, हरियाणा का है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम है लिंगानुपात कितना, ये है 876 के आसपास है, जो सबसे कम है हरियाणा में। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसमें देख लेना है जनसंख्या घनत्व के चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लें। जनसंख्या घनत्व ये 2011 के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का है, भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग बिहार की जनसंख्या घनत्व की अगर हम लोग बात कर लें तो बिहार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, बिहार का घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है 1106, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है बिहार का 1106, और भारत का ओवरऑल कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की चर्चा कर लें, ये भी याद रखें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व
किसका है बताइए, जनसंख्या घनत्व 17 है ओनली। ये है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखें। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरौरा विद्युत केंद्र जो है, परमाणु विद्युत केंद्र है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नरौरा क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, आग का वलय जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर कहते हैं कहाँ स्थित है। देखिए जैसे ही आग का वलय आप देखें तो ऑप्शंस के अनुसार ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में यह स्थित है, या 450 प्लस की संख्या में, 450 प्लस की संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, आग का वलय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 450 प्लस सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो यह यांत्रिक ऊर्जा का भाग होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। दोनों को अगर मिला के पूछा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा बता देंगे। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शंस के अनुसार आपका बी सही हो जाएगा। क्योटो कहाँ है ये आप ध्यान लें, क्योटो ये है जापान में। कहाँ है, जापान में एक शहर का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक बैठक हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, और यह किया गया था 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखें, क्योटो कहाँ है, जापान में है, 1997 ईस्वी में बैठक की गई थी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 16 कहता है 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। देखिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ लिया करें। तो सबसे पहले आप इसको समझने के लिए एक चीज देख लें, 1 रुपया का अगर नोट हो, 1 रुपया के नोट, 1 रुपया के 1 रुपया के नोट पर किसका दस्तखत होता है, किसका साइन होता है, किसका हस्ताक्षर होता है बताइए। ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्रालय के सचिव का दस्तखत होता है। ठीक है, सचिव का। 1 रुपया से अधिक जितना भी नोट हुआ, इससे अधिक सभी नोटों पर, अब यहां से देखिए आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इससे अधिक सभी नोटों पर जितना भी हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, 40 50 रुपया का नोट हो, 100 रुपया का नोट हो, 200 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, सभी में किसका साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ये दो चीज अगर आप समझ लेंगे तो इसका सही जवाब आप आसानी से बना सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है कि 100 रुपये का नोट है तो उस पर किसका हस्ताक्षर, आरबीआई के गवर्नर का, ये रट लिए हो गया। लेकिन अगर 50 रुपया पूछ दिया जाए तो आप फंस जाएंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा को जरूर याद रखें। गल्फ स्ट्रीम इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है जो कि अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, सुसीमा और हम्बोल्ट ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की है। ठीक है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। ये क्या है, ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा है, इसे याद रखते जाना है। ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, ये अटलांटिक महासागर की है, ये भी इसको याद रखना है। चलिए 18 देखिए, फ्यूज का जो तार होता है किसका बना होता है ये बताना है। फ्यूज का तार ये मिश्र धातु से बना होता है, लेकिन कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं ये बताना है। तो टीन और लेड इसका सही जवाब हो जाएगा। लेड मतलब शीशा, टीन और लेड के द्वारा ये फ्यूज का तार बना होता है। बहुत बार यह पूछा गया है, एकदम एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। कॉपर और जिंक अगर मिलता है तो ये पीतल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, पीतल। लेकिन टीन और अगर कॉपर मिल जाए, ठीक है, टीन और कॉपर अगर मिले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांसा कहते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो तीनों चीज़ों को आप रखें, एल्युमिनियम और कॉपर मिलता है तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो अगर आप भाग याद रखेंगे संविधान के भाग तो सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। जैसे कि भाग 2 कहता है नागरिकता से संबंधित है। कौन चीज से संबंधित है, नागरिकता से। भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार।
अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व इसको बोला जा सकता है या सिद्धांत बोला जा सकता है। भाग 4 में यह वर्णित है। भाग 5 में जो है, भाग 5 में है ये संघ न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। तो ये भाग 5 में स्थित है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में वर्णित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप पकड़ लिए। अब भाग 2 में जो वर्णित है नागरिकता, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, याद रखना है। भाग 3 में ये 12 से लेके, अनुच्छेद 12 से लेके कब तक है? 35 तक है। भाग 4 में हो जाएगा ये 36 से लेके कितना? 51 तक। ठीक है, अब भाग 5 जो है 52 से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं, भारतीय संविधान के भाग को पढ़ने हैं, अनुच्छेद को पढ़ने हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उसको जरूर पढ़ें। भाग तो खैर पढ़ ही लें, अनुच्छेद को महत्वपूर्ण के अनुसार बांट लें उसको। एक पुस्तक है बिजनेस एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ थॉट। पुस्तक किसने लिखा है? तो ये बिल गेट्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बिल गेट्स ने यह पुस्तक लिखा है 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ये पुस्तक का नाम है। चलिए, 21 कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस या 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसे थोड़ा सा देख लें। एक तथ्य है, फैक्ट्स इसमें देख लें। तो 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ये निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कह सकते हैं, चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो जाहिर सी बात है 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। ठीक है, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और उसी दिन को चुना गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। ठीक है, अब आगे देखेंगे नंबर 22, न्यूटन सेकेंड मात्रक किसका है? न्यूटन सेकेंड बहुत आसान है, मात्रक जरूर याद रखें। संवेग का मात्रक ये होता है न्यूटन सेकेंड। ज्योतिप्लेक्स का पूछ दे तो ल्यूमेन बताना है। उसी तरह से पाराध्वनिक गति का मैक होता है। उसी तरह से सारी चीजों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 74, इसे जरूर आप याद रखें। अनुच्छेद 74 में ये वर्णन है, मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख नेता होगा जिसे प्रधानमंत्री के तौर पे चुनाव किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है 164 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जानी है। 24 नंबर देखें, भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स? रामसर साइट्स की बात हम कर चुके हैं। रामसर साइट्स, भारत शामिल हुआ था रामसर साइट्स में 2 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत इसमें शामिल हुआ था। और सबसे पहला इसका जो रामसर साइट्स हैं, भारत का पहला रामसर साइट्स अगर आप पूछा जाए तो कौन था? एक था चिल्का, जो कि हम बताए हैं, चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और एक शामिल हुआ था उस समय सबसे पहले केवला देव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, राजस्थान में है ये। तो सबसे पहला जो शामिल हुआ था रामसर साइट्स में 2 था, एक चिल्का झील था, एक केवला देव पक्षी अभयारण्य था, जो कि उड़ीसा और क्रमशः राजस्थान में स्थित था ये। और अभी अगर वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अगर संख्या पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 75। वर्तमान में 75 रामसर साइटों की संख्या है। अगर बात कर लें इसकी स्थापना की, सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ है? ठीक है, स्थापना की अगर बात कर लें तो 1 फरवरी
1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1971 ईस्वी को। भारत 2 फरवरी 1982 ईस्वी को इसमें शामिल हुआ था। वर्तमान संख्या अभी 75 है। और सर्वाधिक पूछ रहा है किस शहर किस प्रदेश का, तो अभी अगर वर्तमान में बात कर लें, वर्तमान में सर्वाधिक की संख्या अगर बात कर लें, भारत में सर्वाधिक कहाँ है? भारत में सर्वाधिक कहाँ है बताइए? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे यूपी है जहां पे 10 है, यहाँ पे 14 है। याद रखने, तो भारत में सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है, यूपी में 10 है। इसे जरूर याद रखें आप, ठीक है। तो ऑप्शंस आपका एक भी सही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तमिलनाडु होगा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। तो ये 4 स्थान पे अगर ऑप्शंस में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भारत के किस शहर में बोला जा रहा है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सीधे यहाँ पे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक रामसर साइट्सों की संख्या कहाँ अधिक है, तो ये बताना है तो उत्तर प्रदेश हो जाता। लेकिन भारत का पूछ रहा है तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। हमेशा इन चीजों को ध्यान दें। चलिए आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये अंतिम सवाल है आज के 25वां प्रश्न। मौलिक अधिकार का हमने बात किया, ये कहाँ वर्णित है? मौलिक अधिकार का वर्णित है, ये है भाग 3 में वर्णित है। इसको यहाँ से इससे मिलाना है भाग 3 में। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात कर लें, अनुच्छेद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाता है 12 से लेके 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक अनुच्छेदों की संख्या इसमें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 के क में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का क, इसे जरूर याद रखें। अनुच्छेद 51 का क में शामिल किया गया है और भारतीय संविधान का भाग 4 के क में इसे शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया, इसे भी आपको याद रखने हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसको भी आप जरूर याद रख लें, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब निर्वाचन यहाँ पे दिया हुआ है, तो निर्वाचन भाग 15 में वर्णित है। निर्वाचन कहाँ वर्णित है? भाग 15 में। और अनुच्छेद की अगर बात कर लें तो अनुच्छेद यहाँ पे कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक भारत के संविधान भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, उपबंध किया हुआ है, रखा गया है। आपात उपबंध की अगर हम लोग चर्चा करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 18 में यह वर्णित है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपात उपबंध बताता है। और यह अनुच्छेद की अगर हम लोग बात कर लें तो यह 352 से लेके 360 तक अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसे आप जरूर याद रखें इन चीजों को। आपात कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आज का अंतिम सवाल था ये। तो दोस्तों, क्लास कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।